नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने कल से शुरू किया था अधिगम। तो अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। और अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर अपन देखते हैं अधिगम और अधिगम में भी अधिगम के सिद्धांतों को। तो सिद्धांतों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि देखिए, मनोविज्ञान जब उत्पन्न हुआ था, मनोविज्ञान का जब जन्म हुआ था तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। धीरे धीरे सबसे पहले उसने जहां आत्मा का अध्ययन करना आवश्यक समझा, उसके बाद उसने मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया, चेतना का अध्ययन किया। धीरे धीरे वर्तमान की यदि अपन बात करें तो यह व्यवहार के विज्ञान की ओर अग्रसर हो गया। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विधायक विज्ञान माना जाता है। तो वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये है। और यदि अपन बात करें कि ये व्यवहारवादी जो उपागम है, व्यवहारवादी जो उपागम है उसके पिता कौन है या उसके जनक कौन है, तो ये है जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन व्यवहारवादी उपागम के पिता कहे जा सकते हैं। अर्थात इन्होंने सबसे पहले कहा कि भी बालक के व्यवहार से अपन बालक को जान सकते हैं। बालक के व्यवहार का अध्ययन कर लीजिए, बालक का पता अपने को चल जाएगा। इन्होंने ये बात कही और व्यवहारवादी उपागम में इस बात की तरफ संकेत किया गया कि भाई बालक जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, जहां व्यवहार करेगा, उसी से संबंधित उसकी कोई न कोई विशेषता निकल कर आएगी। हम जानते हैं कि बालक कोई मशीन नहीं होता, वह अनेक प्रकार का व्यवहार और अनेक प्रकार से उसका मन कार्य करता है। तो वहां पर जो बालक है वो अनेक प्रकार की हरकतें करता हुआ भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर वाटसन यूं कहते हैं कि भी बालक के प्रत्येक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, जिसके माध्यम से बालक का पता लगाया जाए। अब व्यवहारवादी उपागम लेकर तो वाटसन आए थे, और व्यवहारवादी जब उपागम आया था तो उसके अंतर्गत अधिगम के अनेक सिद्धांत आए थे। व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत अधिगम सिद्धांतों की यदि अपन बात करें तो अनेक सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत माने जाते हैं। उनमें यदि अपन बात करें तो स्किनर इसी उपागम के समर्थक थे। थॉर्नडाइक इसी उपागम के समर्थक थे, थॉर्नडाइक। और वुडवर्थ यहाँ पर शामिल हो गए थे, वुडवर्थ आ गए थे। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि मैकडूगल, पोलंस्की, मैकडूगल इसमें शामिल हो गए थे, पोलंस्की भी इसमें शामिल हो गए थे, पावलोव भी इसमें शामिल हो गए थे, C.L. हल भी इसी में शामिल हो गए थे। यानी ये सारे के सारे विचारक है वो व्यवहारवादी विचारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धांतों की बात करें कि भाई व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांतों को अपन शामिल करेंगे। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने जो दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तो वो भी व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप में जाएगा। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें पावलोव की, तो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आएगा। और जो C.L. हेल का पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो अपन अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, तो व्यवहारवादी उपागम में आने वाले जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अपन विचार करेंगे व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं उनमें
अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक की यदि अपन बात करें तो प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। कहाँ के विद्वान हैं? अमेरिका के विद्वान ये माने जाते हैं। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि अभी मैंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बताया था, वो उसी सिद्धांत का नाम एक और निकल कर आता है, और वो कौन सा नाम आता है? प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत माना जाता है। देखिए 1898 में इन्होंने, थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस जो है नामक सिद्धांत दिया। 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इस सिद्धांत में इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। और यही जो एनिमल इंटेलिजेंस सिद्धांत है ये आगे जाकर अनेक नामों से प्रसिद्ध हुआ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए इन्होंने या इनका जो सिद्धांत है एनिमल इंटेलिजेंस सिद्धांत, इसके अनेक अन्य नाम है। अगर अपन अन्य नामों की बात करें तो इसे सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूं कि संबंधवाद का सिद्धांत इसे कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। योजनावाद का सिद्धांत इसे कहा जाता है। योजनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको मैं बता देती हूं कि भूखी बिल्ली के लिए जो प्रेरक था वो सुगंधित मछली का टुकड़ा था। भूखी बिल्ली का प्रयोग था, उसमें प्रेरक, इस सिद्धांत में प्रेरक था मछली का टुकड़ा, और मछली का भी कौन सा टुकड़ा? सुगंधित मछली का टुकड़ा यहाँ पर प्रेरक के रूप में आया था। तो 10 दिन तक ये प्रयोग हुआ था। 10 दिन तक प्रयोग हुआ था। बार बार इसी प्रयोग को दोहराया गया, तो इसलिए इसको आवृत्ति या दोहराव का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बंध का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। संबंधवाद व बंध का सिद्धांत दोनों कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इसे हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। हर्ष व दुख का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूखी बिल्ली मछली के टुकड़े को पाने के लिए अनेक अनुक्रियाएं करती है। जब वह सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है, तब तो उसे हर्ष होता है, और अगर वो असफल होती है तो उसे दुख होता है। तो इसलिए अपन इसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो इसे परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। धैर्य का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। इसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। SR थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अनुक्रिया
सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि एक उद्दीपक है जो मछली का टुकड़ा है, सुगंधित मछली का टुकड़ा जिसके प्रति अनेक अनुक्रियाएं करती हुई मछली है, वो उसको हासिल करने का प्रयोग करती है, प्रयास करती है, सॉरी। और इसके सिद्धांत की यदि इस सिद्धांत के यदि आधार की बात करें तो इस सिद्धांत का आधार ये है कि व्यक्ति गलतियों व अनुभवों से सीखता है, क्योंकि मछली का टुकड़ा पाने के लिए वह भूखी बिल्ली पहले अनेक गलतियां करेगी, प्रयास करेगी तो अनेक गलतियां होगी, उसके बाद उसे धीरे धीरे अनुभव होगा और तब जाकर वह इसमें सफल हो पाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस सिद्धांत का। उसके बाद अपन बात करते हैं सीधा का सीधा शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है उसके विभिन्न नाम हो जाते हैं। इसका समय हो गया, कब आया था यह सिद्धांत? 1898 ईस्वी में आया था। कौन लेकर आया था इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो थॉर्नडाइक थे। शिक्षा में उपयोगिता कि यदि अपन बात करें कि इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, कौन कौन सी उपयोगिता है, तो सबसे पहले तो यदि अपन बात करें तो मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बार बार प्रयास करके बालक को सिखाया जा रहा है। तो मंद बुद्धि जो बालक है वो जल्दी से सीखते नहीं है, और वो जल्दी से सीखते नहीं है तो उनको बार बार यदि अपन अभ्यास करवाते हैं तो यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी साबित हो जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो यह सिद्धांत है वो प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा का मतलब है कि कोई ना कोई प्रेरक हो तभी व्यक्ति कार्य करेगा उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है। क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि यह जो है वो सरल से कठिन की ओर और चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह कैसी प्रक्रिया है? सरल से कठिन की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि क्रमिक रूप से। देखिए, अपने को यह सिद्धांत ही बताता है कि यदि आप बालक को कुछ न कुछ उद्दीपन दोगे तो बालक अनुक्रिया जरूर करेगा। शिक्षा में प्रयोग हो गया, क्रम से बालक को सिखाओ और सरल से कठिन की ओर सिखाओ तो ही बालक रुचि लेगा। ये बात हमें कौन बताता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बताता है। इसके साथ साथ अपन को ये भी बताता है इस सिद्धांत के माध्यम से कि बालक में परिश्रम व धैर्य गुणों का विकास होता है। अगर परिश्रम व धैर्य गुणों के विकास की बात करें तो बालक इसमें भी परिश्रम करता है, बार बार परिश्रम करता है तो सफलता मिलेगी। अर्थात बालक को इससे ये पता चलता है कि भाई मैं बार बार परिश्रम करूंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मुझे धैर्य के साथ परिश्रम करते रहना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे भी अपन इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। इसके आगे अपन इसकी उपयोगिता के संबंध में देख सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो कुछ विषयों में तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, कुछ विषयों में। और कुछ विषय कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? गणित हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। तो गणित, विज्ञान व
सामाजिक विषयों में उपयोगी यह सिद्धांत बन जाता है। गणित, विज्ञान व सामाजिक विषयों में यह उपयोगी है। इसके साथ साथ अपन एक चीज और भी कह सकते हैं कि अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी इस सिद्धांत द्वारा होता है। अपने को पता चलता है कि भाई पहला अनुभव, बिल्ली जब बार बार प्रयास करती है तो जब एक बार उसका पैर है वो बजर पर गिरता है तो वह बार बार फिर उसी बजर को दबाकर भोजन हासिल कर लेती है। उसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो इसमें करो और सीखो पर बल दिया जाता है। करो और सीखो पर बल दिया जाता है, यानी व्यक्ति को हमेशा कोई न कोई किसी न किसी तरह का प्रयास करते रहना चाहिए यदि उसे सीखना है तो, और वह कोई न कोई काम करेगा तो वह अवश्य कुछ न कुछ सीखेगा। इसके साथ साथ इसमें स्व अधिगम पर बल दिया गया है। स्व अधिगम पर बल का मतलब हुआ कि अपने आप सीखने पर बल इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके साथ साथ अपन यदि बात करें तो यह जो सिद्धांत है विभिन्न कौशलों के विकास में, विभिन्न कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न कौशल जैसे पढ़ना लिखना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तभी तो हमें वो चीजें आती है। तो इसीलिए इस सिद्धांत की इन कौशलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। तो यहाँ पर अपन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो चीजें और बची हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, ड्राइविंग यदि करवानी है तो उसके लिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। किसी भी गेम में आप प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को ही पाएंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी है वो खेलता है तो उससे पहले वह प्रयास जरूर करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ड्राइविंग व टेनिस सीखने में उपयोगी, यह सिद्धांत इन चीजों में सीखने में उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ साथ काफी बार बच्चा है वो नर्वस हो जाता है, वो बार बार प्रयास करता है, सफलता नहीं मिलती तो वह नर्वस हो जाता है, परंतु ये सिद्धांत है वो नर्वसनेस को खत्म करता है। या फिर अपन यूं कहें कि परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। तो बालक में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो भी आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी पर आधारित सिद्धांत माना जाता है। तो ये था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत एवं उसकी उपयोगिता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। और दूसरा सिद्धांत कौन सा माना जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीजें बताऊंगी, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन आप यहाँ पर कर लीजिए। और जो शिक्षा में प्रयोग है, जो सामान्यतः वर्तमान में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं की अपन बात करने वाले हैं। तो अगला सिद्धांत यदि अपन देखें तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
किसने दिया था? इस सिद्धांत के पिता की या प्रतिपादक की बात करें तो देखिए I.P. पावलोव। प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलोव, या अपन यूं कह सकते हैं कि I.P. पावलोव इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। जो कहाँ के विद्वान थे? जो रूस के विद्वान माने जाते हैं। यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि रूस के जो शरीर विज्ञानी हैं, उन्होंने रूस के शरीर विज्ञानी पावलोव द्वारा 1904 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ माना जाता है। देखिए यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि जो अनुबंधन होता है, अनुबंधन या गोचर जो होता है कि पिता की यदि बात करें या इस अनुबंधन व गोचर के नियम की बात करें तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ, इन्होंने पाचन क्रिया का एक सिद्धांत दिया था जिसके लिए इन्हें नोबेल सम्मान भी दिया गया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इस सिद्धांत के आधार की। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये, और इस सिद्धांत में प्रयोग की बात करें तो प्रयोग किस पर किया गया? प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। ठीक है, इसमें प्रयोग है वो कुत्ते पर किया गया। साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि इन्होंने यूं कहा कि भाई सीखना जो है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। सीखना क्या है? एक अनुकूलित अनुक्रिया मानी जाती है। अपन बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य नामों की। कौन कौन से इस सिद्धांत के अन्य नाम हो सकते हैं? तो एक तो इसमें अपन कह सकते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी का नाम है। उसके बाद दूसरे की यदि अपन बात करें तो प्राचीन या परंपरागत जो अनुबंधन था वो भी नाम इसी को दिया जाता है। तो प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ये भी यही सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी यही सिद्धांत माना जाता है। इसके साथ साथ अपन बात करें इस सिद्धांत के अन्य नामों की, तो देखिए इस सिद्धांत को अपन यहां पर देखते हैं प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, और इसके साथ साथ प्रतिस्थापक सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का नाम कहा जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो नाम यहाँ पर और रह जाते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं।
और नामों की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर जो क्लासिकल थियरी है वो भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। क्लासिकल सिद्धांत या फिर इसको अपन शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कह सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी किसके नाम हो सकते हैं? पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही नाम हो सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अनुक्रियात्मक अनुबंध, अनुक्रियात्मक अनुबंध या उद्दीपन साहचर्य सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाना, चाहे साहचर्य स्थापित करना, एक ही बात हो जाती है। उसके साथ साथ एस अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। एस का मतलब हुआ स्टिमुलस, तो स्टिमुलस के साथ अनुबंधित हो जाता है बालक, या फिर अपन यूं कहें कि कुत्ते पर प्रयोग किया तो कुत्ता अनुबंधित हो जाता है, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये थे इसके प्रमुख नाम इस सिद्धांत के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस सिद्धांत के शिक्षा में उपयोगिता की। तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, पावलोव का जो सिद्धांत है, उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है? मैंने आपको बताया, आप सब पढ़ चुके हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। घंटी बजाई, भोजन दिया, थोड़े समय बाद घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया तो भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो अपन सिर्फ और सिर्फ उन विषयों पर चर्चा करें, उनके बारे में बात करें जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। एग्जाम आ चुकी है, 26 तारीख को अपनी एग्जाम है, तो इसलिए अपन सीधे के सीधे उन्हीं विषयों पर, उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्रो व क्रो ने सबसे पहले तो ये कहा है, क्रो व क्रो ने इसकी शिक्षा में उपयोगिता बताते हुए इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने यूं कहा है कि यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार, बालकों में अच्छे व्यवहार व अनुशासन की भावना का विकास करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बालकों में अनुशासन की भावना विकसित करता है, साथ साथ अच्छे व्यवहार की बात भी करता है। और यदि अपन बात करें सुलेख व अक्षर विन्यास हेतु उपयोगी सिद्धांत है। उपयोगी सिद्धांत। तो ये तीनों बातें क्रो ने की है। एक तो अच्छा व्यवहार, एक अनुशासन की भावना और एक अक्षर विन्यास एवं सुलेख। यदि बच्चे को सिखाना है तो आप पावलोव के सिद्धांत के अनुसार सिखाइए, आप अवश्य सफल होंगे। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो बालक में
भाषागत विकास हेतु भी यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ समूह निर्माण में भी यह सिद्धांत अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। तो शिक्षा की उपयोगिता, यदि बालक को समूह में रहना सिखाना है, एडजस्टमेंट सिखाना है, तो ये सिद्धांत उपयोगी है। भाषागत विकास करना है, अनुशासन की भावना, अच्छा व्यवहार, सुलेख एवं अक्षर विन्यास, सब में अपन पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इसकी उपयोगिता को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि बालक में यदि भय की भावना है या भ्रम की भावना है, तो पावलोव के सिद्धांत से उसको भी दूर किया जा सकता है। यानी भय एवं भ्रम दोनों को दूर किस सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है? पावलोव के सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पावलोव ने जो प्रयोग किए थे वो बालक में भय व भ्रम को दूर करने हेतु कौन से सिद्धांत की उपयोगिता बताई जा सकती है? पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता बताई जा सकती है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो जो आदतों का निर्माण यदि अपन करना चाहते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं, तो यह सिद्धांत उपयोगी है। इसके साथ साथ अच्छी व नवीन आदतों के निर्माण में जहां सहयोगी है, तो वहां पर जो बुरी आदतें हैं, कौन सी आदतें? जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदतें को दूर करने में भी यह सिद्धांत उपयोगी माना जा सकता है। तो यह सिद्धांत उपयोगी है। उसके बाद अन्य विषयों में यदि अपन बात करें तो देखिए, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना चाहते हो, विकास करने में ये उपयोगी है। धनात्मक व्यवहार हेतु यह उपयोगी है। यह सिद्धांत उपयोगी कहा जा सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक में सकारात्मक व नकारात्मक आएगा। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए, यह जो सिद्धांत है यह अभिवृत्ति एवं मूल्यों के विकास में सहायक है। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, मानसिक रोगों को दूर करने में भी यह सिद्धांत सहायक सिद्ध होता है। तो अभिवृत्ति मूल्यों का विकास हो, मानसिक रोगों को दूर करना हो, भय भ्रम दूर करना हो, बुरी आदतों को दूर करना हो, अच्छी आदतों एवं नवीन आदतों का निर्माण हो, सकारात्मक सोच का विकास हो, चाहे धनात्मक व्यवहार का विकास हो, सब में यह सिद्धांत उपयोगी माना जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो साहचर्य पर बल देता है। अपनों ने उद्दीपन साहचर्य की बात की थी ना, तो यह सिद्धांत है वो साहचर्य पर बल देता है। और इसके साथ साथ जो शिक्षण सहायक सामग्री है, साहचर्य व शिक्षण सहायक सामग्री के शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। और यदि अपन शिक्षण सामग्री का
सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो अपना शिक्षण वैसे भी रुचिकर हो जाता है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि वाटसन द्वारा भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर अपनों ने सिद्धांत का प्रयोग, और उन्होंने 11 माह के बच्चे हैं अल्बर्ट, उस पर इसका प्रयोग किया था। यहाँ तक कि यह जो सिद्धांत है वो समायोजन में सहायक सिद्धांत माना जा सकता है। ये समायोजन में सहायक सिद्धांत है। इसके साथ साथ कदाचारी का मतलब होता है बुरा आचरण करने वाले, या जो समस्या परक बालकों हेतु उपयोगी। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि भी कदाचारी व समस्या परक बालकों हेतु उपयोगी, यानी कदाचारी बुरे आचरण वाले और जो समस्या परक बालक हैं उनकी समस्याओं को दूर करके, और यह समायोजन में सहायक सिद्धांत माना जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले सिद्धांत की। तो अगले सिद्धांत के रूप में अपन देखेंगे कौन सा, प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन के सिद्धांत की यदि बात करें तो इसके पिता कौन थे, प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे C.L. हल प्रतिपादक, और यह सिद्धांत कब आया था? 1915 ईस्वी में प्रतिपादन किया था C.L. हल ने इसका प्रतिपादन किया था। 1915 में इस सिद्धांत को दिया गया था। और इस सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक व्यवहार का सिद्धांत में इस सिद्धांत की व्याख्या इनके द्वारा की गई थी, C.L. हल द्वारा। और इन्होंने क्या कहा था कि भाई सीखना जो है, सीखना आवश्यकता पूर्ति के द्वारा होता है। ये इनका आधार वाक्य था, इनके सिद्धांत की रीढ़ थी। इन्होंने यूं कहा कि एक बालक को पुनर्बलन दीजिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो बालक उस पुनर्बलन को हासिल करने के लिए या उससे दूर जाने के लिए, सकारात्मक पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए और नकारात्मक पुनर्बलन से दूर जाने के लिए वह सदैव प्रयास करेगा, कोई न कोई अनुक्रिया करेगा। यही सिद्धांत किसका माना जाता है? C.L. हल का सिद्धांत यह माना जाता है। देखिए, इस सिद्धांत में अनेक संशोधन हुए थे, और यदि अपन प्रयोग की बात करें तो प्रयोग इस सिद्धांत में भी चूहे पर किया गया था। चूहे पर इस सिद्धांत में प्रयोग किया गया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इस सिद्धांत के भी शिक्षा में प्रयोग की। शिक्षा में उपयोगिता की यदि बात करें, शिक्षा में उपयोगिता, तो इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता अपन देख सकते हैं कि भाई सीखना में यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत सीखने की आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मानी जाती है। तो यह सिद्धांत सीखने की आवश्यकताओं पर बल देता है, प्रेरणाओं पर बल देता है, और इसके साथ साथ अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि जो स्किनर महोदय हैं, स्किनर, इन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की संज्ञा दी है। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत की सीखने में यदि अपन किसी सिद्धांत की व्याख्या करें, किसी सिद्धांत को उत्कृष्ट माने, तो वह CL हल द्वारा यानी क्लार्क एल हल द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसके साथ साथ अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भाई इस सिद्धांत में है, इस सिद्धांत के अनुसार जो कृत्रिम प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन या पुरस्कार पर बल दिया गया। तो पुनर्बलन के सिद्धांत द्वारा कृत्रिम प्रोत्साहन एवं पुरस्कार पर बल दिया गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सिद्धांत की। तो ये था CL हल का सिद्धांत, शॉर्ट एंड स्वीट। उसके बाद अपन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, और वो कौन सा सिद्धांत है? क्रिया फलश्रुत का सिद्धांत, जो स्वयं स्किनर के द्वारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर माना जा सकता है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की यदि बात करें तो इसमें भी अपन जनक या प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक BF स्किनर इस सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जा सकते हैं। BF स्किनर इस सिद्धांत के प्रतिपादक, और इनकी पुस्तक जो थी वो थी साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। पुस्तक साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, एक पुस्तक तो इनकी ये थी। और दूसरी पुस्तक की यदि बात करें तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी ये दो पुस्तकें थी जिनमें इन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया था। देखिए, स्किनर ने यूं कहा है कि भाई देखिए, जैसे थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले उद्दीपन दो बाद में क्रिया होगी। ये कहते हैं कि पहले कोई काम करो, और काम करने के बाद यदि आपको सकारात्मक परिणाम मिल जाते हैं तो फिर आपका उत्साह और अधिक बढ़ जाता है, यानी आप वहां पर और अधिक कार्य करने की ओर चलते हैं। यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा जो नियम बताए गए थे उनमें प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत यह है माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इसके अन्य नामों की बात कर लेते हैं। तो इसके अन्य नामों की यदि अपन बात करें तो इसे सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अन्य नाम। इसे सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद यदि अपन और नामों की बात करें तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे माना जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है।
सिद्धांत कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। यहां पर अपनों ने देखा था कि भाई जो सबसे पहले है वो क्रिया आती है, और क्रिया के बाद जैसे ही कोई पुनर्बलन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, तो वहां पर बालक की क्रिया को बल मिलता है, क्रिया को बल प्राप्त होता है। तो इसलिए अपन इसको साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी कह सकते हैं। साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत को कहा जाता है। इसके साथ साथ संभावित पुनर्बलन की संभावना रहती है ना, तो संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। इसमें सबसे पहले आर होती है, तो आर टाइप सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है, यानी आर टाइप सिद्धांत भी इस सिद्धांत का नाम हो सकता है। क्योंकि सामान्यतः यदि अपन एसआर थ्योरी, अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी को कह सकते हैं, तो यहाँ पर इसको आर एस की थ्योरी या अपन आर एस अनुबंध सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं। तो ये लीजिए, ये इस सिद्धांत के अन्य नाम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए, इनके प्रयोग की बात करें तो इन्होंने एक तो सफेद कबूतर पर प्रयोग किया था, साथ साथ इन्होंने भी चूहों पर प्रयोग किया था। तो सफेद कबूतरों पर और चूहों पर जो प्रयोग किए गए थे वो किनके द्वारा किए गए थे? स्किनर के द्वारा किए गए थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता की। शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता की। शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता की यदि बात करें तो यह सिद्धांत है वो बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायक है। क्यों सहायक है भाई शब्द भंडार में वृद्धि करने में? क्योंकि बालक पहले गलत बोलेगा और अंत में जब वो सही बोलना सीख जाएगा तब वह उसमें उत्साहित हो जाएगा। इसके साथ साथ अपन यह भी कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आत्मविश्वास बढ़ाने और चिंताओं को दूर करने में सहायक यह सिद्धांत माना जा सकता है। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। तो ये निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर भी बल देता है। साथ साथ सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। ये लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे और भी देख लेते हैं इसमें। तो आपने अभिक्रमित अनुदेशन का देखा होगा, रेखीय व शाखीय दो प्रकार का होता है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है
उसमें भी यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये भी एक सीखने का प्रकार है जिसमें बालक स्वगति से सीखता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में सहायक यह सिद्धांत माना जा सकता है। तो ये भी इसका और ये अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कही जा सकती है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि व्यवहार परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है व्यवहार के संस्कार करने, यानी व्यवहार को सही करने व व्यवहार उपचार में यह सिद्धांत उपयोगी सिद्धांत माना जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें अन्य की, तो सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है कि भाई बालकों को सदैव सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक से फिर वो डेमोरलाइज हो जाएगा और उसके बाद वह कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद पुनर्बलन मिलता है, और वो कौन सा पुनर्बलन होता है? सकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो तब उसकी क्रिया को बल मिलता है। उसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो यह सिद्धांत परिणामों की जानकारी देने पर बल देता है, क्योंकि परिणामों की यदि जानकारी बच्चे को नहीं मिलेगी तो बालक उत्साहित नहीं होगा, उसकी क्रिया बार बार जारी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो अपन रेडियो चलाते हैं, जो कैमरा चलाते हैं, तो आप कंप्यूटर सीखते हैं, तो कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले ऐसे थोड़ी ना है कि आपको आता है। सबसे पहले आप क्रिया करते हैं, और क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं। मोबाइल चलाना जैसे है, सीखते जाते हैं तो आपको रुचि आने लगती है, आपको आनंद आने लगता है, और फिर आप उस क्रिया को बार बार दोहराते हैं और आप उसमें निपुण हो जाते हैं। तो यही हमारा सिद्धांत जो है वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बाय स्किनर माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए, अपन आगे बात करते हैं अगले सिद्धांत की। समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत प्रतिपादक की यदि अपन बात करें तो देखिए, प्रतिपादक माने जाते हैं एडविन गुथ्री। एडविन गुथ्री इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसको जो है वो समीपता का इस सिद्धांत कह सकते हैं, समीपता अनुबंध का सिद्धांत कह सकते हैं, अनुबंध का सिद्धांत कह सकते हैं। इसके साथ साथ स्थानापन्न का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत के अन्य नाम कहे जा सकते हैं। देखिए, एडविन गुथ्री ने इस सिद्धांत में जो उत्तेजना है वह अनुक्रिया के संबंध पर बल दिया था और प्रयोग इनका यदि अपन देखें, देखिए अनुतेजना और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है उस पर इन्होंने बल दिया, और प्रयोग इनके द्वारा किया गया था, खरगोश के ऊपर प्रयोग किया गया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इस सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो सामान्यतः 3 वर्षीय बालक के ऊपर भी इसमें प्रयोग किया गया था, खरगोशों पर प्रयोग किया गया था। तो एक बालक है वो किस प्रकार से उत्तेजना से प्रभावित होता है, और फिर उत्तेजना से प्रभावित होकर वह अनुक्रिया किस प्रकार से करता है, इसी संबंध में और
उत्तेजना व अनुक्रिया जो चलती है उसके मध्य किस किस प्रकार का संबंध रहता है, इसी का अध्ययन इनके इस सिद्धांत में किया गया था। यानी 3 साल का बालक पीटर पर इसका प्रयोग किया गया और जिसमें पहले पीटर उत्तेजकों के विशेष गुट में शामिल होता है और फिर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर बालक है वो पहले तो सामान्य भोजन के प्रति अनुक्रिया करता है, उसके बाद उसे कोई अन्य सुंदर आकर्षित करने वाली वस्तु दिखाई देती है तो फिर वह उस पर आकर्षित हो जाता है। ये थे व्यवहारवादी सिद्धांत। उसके बाद अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांतों की। तो संज्ञानात्मक सिद्धांतों की यदि अपन बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो अपन बाल विकास के सिद्धांतों में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप उस क्लास में जाइए और उसमें जो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने जो महत्वपूर्ण रूप से सिद्धांतों की बात की वो, और उसके बाद यदि अपन ने सिद्धांतों की बात करें तो संज्ञानवादी सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत, संरचनावाद जो सिद्धांत हैं उनमें भी यदि अपन अन्य सिद्धांतों की बात करें तो देखिए, अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें प्रतिपादकों के रूप में यदि बात करें तो जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी वो थी बाल चिंतन की भाषा नामक पुस्तक में अपना ये सिद्धांत दिया था। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो एक सिद्धांत और माना जाता है, ये मैंने आपको बताया कि भी ये सिद्धांत मैं पढ़ा चुकी हूँ, अंतः दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो भी संज्ञानात्मक सिद्धांत माना जाता है, जो कोहलर द्वारा दिया गया, कोफ्का, कोहलर, वर्धमान द्वारा दिया गया, तीनों द्वारा। और इसमें जो प्रयोग किया गया था वो सुल्तान नामक चिंपांजी पर इसमें इस सिद्धांत में प्रयोग किया गया था। और यह सिद्धांत है वो सूझ पर बल देता है, तो इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, समग्रता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ये सिद्धांत यूं कहता है कि भाई बालक कोई मशीन नहीं है, बालक में समझ होती है और उस समझ का प्रयोग करते हुए बालक अपना विकास करता है। तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत तो हो गए, और इसके साथ साथ अपनों ने यहाँ पर कोफ्का व कोहलर के सिद्धांत को भी देख लिया है। तो इसके बाद यदि अपन बात करें तो कोफ्का व कोहलर जो थे वो जर्मनी के थे। तो यहाँ पर जो जर्मन भाषा का शब्द है समग्रता, इसको इस सिद्धांत में शामिल किया गया है, अर्थात ये संपूर्णता का समर्थक सिद्धांत माना जाता है। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन इस संबंध में बात करते हैं देखिए, एक सिद्धांत और जिसकी मैंने अभी बात की थी, निर्मितवाद का सिद्धांत। तो निर्मितवाद का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है, जो भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बाल विकास की क्लास में। तो आप वहां पर उस सिद्धांत को भी देख लीजिए। और इसी के साथ अधिगम के सिद्धांत पूरे होते हैं। अब अपन बात करते हैं अधिगम की प्रमुख कठिनाइयों की, कि भी अधिगम में किस प्रकार से कठिनाइयां आ सकती है। तो कठिनाइयों की
देखिए, कठिनाइयां अनेक प्रकार की हो सकती है, यानी बालक में शारीरिक कठिनाई हो सकती है, बालक में मानसिक रूप से कठिनाई हो सकती है। और यदि अपन बात करें, परिभाषित करें इसकी, तो सीखने में अक्षमता की उपस्थिति ही क्या मानी जाती है? अधिगम की कठिनाई। यानी सीखने में अक्षमता, बालक सक्षम नहीं हो तो उसे ही अपन क्या कहेंगे? सीखने में कठिनाई कहेंगे। देखिए, इस जो अधिगम अक्षमता है, इस अधिगम अक्षमता, इस शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1963 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था कि भाई बालक में अधिगम के संबंध में अनेक प्रकार की कठिनाई आ सकती है। इस शब्द का प्रयोग किया किसने? तो सैमुअल किर्क ने इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसके संबंध में यदि अपन बात करें तो बालक में जो है वो अनेक प्रकार की विकृति हो सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर वो अपन डायग्राम के माध्यम से बालक की कठिनाइयों को समझ लेते हैं। आप वीडियो रोक कर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, यदि मोटे तौर पर देखें तो प्रमुख जो विकृति या फिर अपन बात करें कठिनाई की, तो वो निम्न प्रकार की हो सकती है। और निम्न में अपन देखते हैं कि भाई 4 प्रकार की हो सकती है। पठन हो सकती है, लेखन हो सकती है, गणितीय हो सकती है, और इसके साथ साथ मौखिक विकृति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बालक में 4 प्रकार की विकृतियां आ सकती है: पठन, लेखक, गणितीय और मौखिक विकृति। अगर अपन पठन की बात करें तो देखिए, पठन विकृति में डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया 3 प्रकार की विकृतियां मानी जाती है। पठन में विकृतियों की बात करें तो एक तो डिसलेक्सिया, विकृति मानी जाती है, और दूसरी विकृति इसमें मानी जाती है एलेक्सिया, और तीसरी मानी जाती है हाइपरलेक्सिया। ये पठन में 3 प्रकार की विकृतियां आ सकती है। देखिए, यदि कहीं पर वर्णमाला को समझने में परेशानी हो तो वहां पर डिसलेक्सिया होता है। यहां पर पढ़ने में अक्षमता हो, वहां पर एलेक्सिया हो सकता है। पढ़ने में अक्षमता का मतलब अपन कह सकते हैं कि पठन शक्ति की का ही लोप हो जाता है। और यदि श्यामपट्ट पर लिखे शब्द यदि बालक नहीं समझ पाता है, शब्द नहीं समझ पाता है, तो वो हाइपरलेक्सिया मानी जाती है। तो डिसलेक्सिया वर्णमाला को समझना, एलेक्सिया में वह पढ़ने की क्षमता ही खो देता है, और हाइपरलेक्सिया में श्यामपट्ट के शब्दों को नहीं देख पाता। यदि अपन बात करें लेखन क्षमता की तो डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया और अग्रेफिया, ये 4 प्रकार की इसमें विकृतियां मानी जाती है। तो डिस्ग्राफिया इस प्रकार की विकृति मानी जाती है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो डिप्रेक्सिया इसी प्रकार की मानी जाती है। और इसके साथ साथ है एप्रेक्सिया, और इसके साथ साथ अंतिम चतुर्थ की यदि अपन बात करें तो अग्रेफिया। पढ़ने में इस प्रकार की विकृतियां बालक में आ सकती है, लेखन में। पठन में वर्णमाला पठन से संबंधित यदि प्रॉब्लम है तो वो डिसलेक्सिया मानी जाएगी, और
अगर पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाए, तो वो एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया श्यामपट्ट के शब्द हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, देखिए जैसे डिसलेक्सिया वर्णमाला पठन है, तो डिस्ग्राफिया किस में चली जाएगी, वर्णमाला लेखन में चली जाएगी। डिप्रेक्सिया की यदि अपन बात करें तो डिप्रेक्सिया, तो ये एलेक्सिया के संबंध में ही माना जाता है, इसमें बालक क्षमता खो देता है। और डिप्रेक्सिया और एप्रेक्सिया ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और उसके बाद यदि अपन हाइपरलेक्सिया की बात करें तो वो अग्रेफिया से संबंधित हो जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन गणितीय और जो मौखिक क्षमता है उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए गणित में भी 3 प्रकार की क्षमता बालक में पाई जाती है। और गणित में जो 3 प्रकार की क्षमता होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो बालक गणितीय संकेत नहीं समझ पाता, संकेत नहीं समझ पाता। इसके साथ साथ बालक ग्राफ नहीं समझ पाता, ग्राफ नहीं समझ पाता। और अंतिम रूप में अपन यूं कह सकते हैं कि भाई गणित के जो शब्द है या फिर अंक है, अंक नहीं समझ पाता। तो ये 4 प्रकार की जो समझ है वो किससे संबंधित मानी जाती है, गणित से संबंधित मानी जाती है। और गणित में भी बालक है वो गणितीय वर्णों को नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से अपन इसको ले सकते हैं। बात करते हैं आगे अंतिम की, मौखिक में। देखिए मौखिक में भी 2 प्रकार की चीजें हो सकती है, 2 प्रकार की कमियां हो सकती है। कौन कौन सी, कि एक तो बालक में बोलने की क्षमता ही नहीं हो, बोलने की क्षमता ही बालक में नहीं है, तो बालक अधिगम में कठिनाई महसूस करेगा। और यदि बालक में बोलने की क्षमता है परंतु वह वर्णों के उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता, शुद्ध नहीं कर पाता, तो वहां पर भी बालक में विकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार से अधिगम की कठिनाई 4 प्रकार से संबंधित है। पठन में अनेक प्रकार की कठिनाई बालक को आ सकती है, और पढ़ने में यदि कठिनाई है तो वो अधिगम को प्रभावित करेगी। लिखने में कठिनाई बालक के अधिगम को प्रभावित करेगी। गणितीय समझ की क्षमता बालक के अधिगम को, और मौखिक की क्षमता भी बालक के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने अधिगम टॉपिक को पूर्ण किया है। पिछली क्लास में अपनों ने अधिगम का अर्थ, परिभाषा व प्रभावित करने वाले कारक देखे। आगे यदि अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके सिद्धांत आते हैं, इसकी कठिनाइयाँ आती है। दोनों चीज़ों को अपनों ने देखा शिक्षा में उपयोगिता के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।